प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर उस भाव की शुभता को समाहित कर लेता है और कौन सा ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर उस भाव विशेष की अशुभता को समाहित कर लेता है और इसके अनुसार लग्न कुंडली में तात्कालिक रूप से शुभ और अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसके साथ मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ग्रह अपना नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव नहीं छोड़ता, अर्थात वह जिन चीज़ों का कारकत्व हासिल करता है उससे संबंधित फल अपने सद्बल के अनुसार जरूर देता है। तो आइए प्रिय दर्शकों, कर्क लग्न की कुंडली पर चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं एक तार्किक विवेचना। लगन में कर्क राशि है, 4 नंबर की राशि है, इसे हम कर्क राशि कहते हैं और इसका स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। यानी कि इस लगन कुंडली में जो लग्नेश होते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। नियम क्या है कि लग्नेश सदैव शुभ फल करते हैं। कारण क्या होता है कि लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव माना जाता है। तो जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्राप्त करता है तो वह उस लगन कुंडली में शुभता विशेष को देने वाला हो जाता है। तो कर्क लग्न कुंडली में लग्नेश चंद्र सदैव शुभ फल करने वाले होंगे। साथ में ये भी बता दें कि चंद्रमा के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक कंडीशन बताई गई है, एक शर्त बताई गई है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक ही विशेष रूप से बलवान और शुभ फल करने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा के सभी बलों में से सिर्फ और सिर्फ पक्ष बल को ही वरीयता ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे घर का स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव कर्क लग्न की कुंडली में शुभ या अशुभ कैसा फल करेंगे, इसके लिए आपको जानना होगा कि दूसरा भाव मुख्य रूप से धन का भाव होता है और दूसरा भाव ही मारक भी होता है। लेकिन लघु पाराशरी कहती है कि जो धन भाव होता है और जो ब्रह्मा भाव होता है इसे हम समभाव कहते हैं। और जिन ग्रहों की एक एक राशियां हैं जैसे सूर्य और चंद्र, जब यह दूसरे या बारहवें घर के स्वामी बनते हैं तो ये जिस भाव में होते हैं उस भाव में स्थित राशि के स्वामी के अनुसार फल करते हैं और जिस ग्रह के साथ होते हैं उसका फल ये करते हैं। अर्थात जिस राशि में होंगे उसके स्वामी के अनुसार और जिस ग्रह के साथ होंगे उसी के अनुसार ये फल करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप ये समझ लीजिए कि ये जो दूसरा भाव होता है ये मारक भाव होता है, तो रोग को बढ़ाने वाले ये हो सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरे घर के स्वामी की बात करेंगे धन के मामले में, तो जब भी धन का स्वामी दूसरे धन भाव में 11वें भाव में बैठेगा, स्वाग्रही में बैठेगा, लगन पंचम नवम यानी कि त्रिकोण भाव में बैठेगा या केंद्र में बैठेगा और मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च का होकर बैठेगा तो एक सुंदर धन योग बनाएगा। यहाँ पर तटस्थ फल नहीं करेगा। धन के मामले में ये विशेष रूप से धनदायक योग बनाएगा। और जब कोई ग्रह 6, 8, 12 भाव में जाता है तो धन की हानि भी करता है। तो ये जो तटस्थ फल है ये भाव जिस ग्रह के साथ होगा और जिस राशि में होगा उसके अनुसार फल करेगा, अर्थात उसकी शुभता अशुभता को ग्रहण कर लेगा। लेकिन धन के मामले में अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ या दूसरे या 11वें भाव के स्वामियों के साथ द्वितीय कभी भी संबंध बनाएगा तो एक बेहतरीन धन योग बनाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बुध देव की, क्योंकि तीसरे घर में और 12वें घर में बुध देव की राशि पड़ती है। फिर आपने कहा नियम क्या है कि जो 12वें घर का स्वामी होता है वह अपनी दूसरी राशि का फल करता है। तो बुध देव की दूसरी राशि कहाँ पर है, तीसरे घर में है, तो बुध देव यहाँ पर तीसरे घर का फल करेंगे। तीसरा भाव त्रिष्डायस कहलाता है, तीसरा, छठा और 11वां भाव ये त्रिष्डायस कहलाता है। तीसरा अशुभ, छठा उससे अधिक अशुभ और 11वां घर सर्वाधिक अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पर बुध देव अशुभ फल करने वाले होते हैं और साथ में लग्नेश के शत्रु होने से और भी अशुभता उनके अंदर आ जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कितना अशुभ करेंगे बुध देव। बुध देव तीसरे घर का फल विशेष करेंगे, क्योंकि तीसरे घर में मूल त्रिकोण राशि है और 12वें घर का स्वामी अपनी दूसरी राशि का फल करता है। तो दूसरी राशि का फल करने से तीसरे का फल और मूल त्रिकोण राशि भी होने से तीसरे घर में तीसरे घर का विशेष फल करेंगे। यानी कि बुध देव यहाँ पर जिस भी भाव में बैठेंगे और जहाँ पर भी दृष्टि डालेंगे वहाँ पर उस भाव से संबंधित फल प्राप्ति में मेहनत होगा, संघर्ष होगा, परिश्रम करना पड़ेगा। बस ये होता क्यों, क्योंकि तीसरे घर से मेहनत, पराक्रम, संघर्ष देखते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं लगन कुंडली के चौथे भाव की। चौथे भाव में शुक्र देव की तुला राशि है और दूसरी राशि आपकी 11वें घर में है। आप कहेंगे कि चौथा घर तटस्थ भाव होता है, यानी कि इसका स्वामी शुभ ना अशुभ कोई फल नहीं करता, न्यूट्रल होता है, और तो इसकी दूसरी राशि के अनुसार फल करेगा। दूसरी राशि कहाँ बैठी है? त्रिशदाय भाव में, 11वें भाव में। 11वां भाव त्रिशदाय का सबसे पापी भाव होता है, इसलिए शुक्र देव यहाँ पर अशुभ फल करने वाले होते हैं। फिर नियम लग जाएगा कि यहाँ पर तो सामान्य राशि है त्रिशदाय में, और तुला राशि जो होती है मूल त्रिकोण राशि वो तटस्थ भाव में है, तो यहाँ पर अशुभता का फल कम और तटस्थ फल ज्यादा करेंगे। तटस्थ मतलब न्यूट्रल, ना शुभ ना अशुभ। तो शुक्र देव यहाँ पर तटस्थ प्लस अशुभ इक्वल टू अशुभ फल करने वाले होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 11वां भाव होता है ये छठे से छठा होता है। छठा घर आपके रोग का, ऋण का, शत्रु का है। तो यहाँ पर शुक्रदेव बीमारी के लिए अशुभ फल करेंगे, लेकिन केंद्र और लाभेश होने से, धन भाव का स्वामी भी होने से, अगर ये धन भाव में बैठे, अपनी राशि में बैठे, त्रिकोण भाव में बैठे, स्वाग्रही मूल त्रिकोणा उच्च का या मित्र के घर में बैठे तो सुंदर धन योग बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो लाभ का स्वामी है वह बीमारी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर उसकी स्थिति अच्छी है, सडबल में मजबूत है, शुभ भाव में, शुभ राशियों में है, तो वह धन योग बनाएगा, धन के लिए शुभ ही फल करेगा। इस चीज को समझना होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में और दसम भाव में मंगल देव की राशि पड़ती है। पंचम भाव त्रिकोण है, दसम भाव सबसे बड़ी केंद्र होता है। तो जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है तब हम उसे अति राजयोग कारक, अति योग कारक ग्रह कहते हैं। जो अति राजयोग कारक ग्रह होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जहां पर वो बैठता है और जहां पर वो देखता है वहां पर शुभ फल की वृद्धि कर देता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि जो पापी ग्रह होते हैं उनके अंदर कोई शुभता नहीं होती कि वो रिश्तों के लिए अच्छे हों, बीमारियों के लिए अच्छे हों। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से मंगल देव यहाँ पर राजयोग कारक होंगे और ऊपर से लग्नेश के मित्र भी हैं। फिर आप कहेंगे कि त्रिकोण भाव में मंगल की सामान्य राशि है और केंद्र भाव में, दसम भाव में मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर मूल त्रिकोणा का फल ज्यादा मिलता है और इसकी अपेक्षा त्रिकोण का फल, त्रिकोण में जो राशि है वृश्चिक राशि का फल कम मिलता है। तो मंगल जी यहाँ पर योग कारक है, साथ में लग्नेश के मित्र भी हैं। अब हम बात करते हैं कर्क लगन कुंडली में छठे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी की। क्यों? क्योंकि छठा घर जो होता है उसके स्वामी गुरु जी और 9वें घर के स्वामी भी आपके देवगुरु बृहस्पति जी बनते हैं। अब देखिएगा, आप कहेंगे गुरु यहाँ शुभ फल करेगा क्या शुभ फल करेगा? तो समझिएगा, पहला नियम क्या है, छठा घर अशुभ है, त्रिशदाय है, और 9वां घर शुभ है। तो जब कोई ग्रह दो भावों का स्वामित्व प्राप्त करता है, एक अशुभ दूसरा शुभ, तो सबसे पहली चीज वह मिश्रित शुभ फल करेगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि त्रिकोण के स्वामी सदैव शुभ, तो ये तो शुभ फल करेगा, और छठे का स्वामी सदैव अशुभ, तो ये अशुभ फल करेगा। त्रिशदाय है तो अशुभ प्लस शुभ इसका टू मिश्रित शुभ फलदायक। अब समझिएगा, त्रिकोण में गुरु की है सामान्य राशि, और कोई ग्रह अपनी सामान्य राशि का 25% फल ही करता है, और छठे घर में है मूल त्रिकोण राशि धनु राशि, तो धनु राशि का फल देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर ज्यादा करेंगे अपेक्षाकृत सामान्य राशि मीन राशि के। तो छठे घर से क्या देखते हैं? रोग ऋण शत्रु देखते हैं, अवरोध रुकावट बाधाएं देखते हैं, मुसीबतें देखते हैं, संकट देखते हैं। यानी कि अब गुरु जी का काम क्या है? त्रिकोण का स्वामी होने से गुरु जी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सर्वाधिक बली त्रिकोण नवम के स्वामी हैं। लेकिन छठे का स्वामी होने से अपने अंदर रोग ऋण शत्रु अवरोध रुकावट मुसीबत बाधाओं को समाहित कर लिए हैं। यानी कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिश्रित शुभ फलदायक होंगे। शुभ फलदायक होने से शुभ फल करेंगे, और मिश्रित शुभ फलदायक होने से हर चीज में रुकावट बाधा अवरोध के बात देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क लग्न कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी की। सप्तमेश और अष्टमेश शनि जी बनते हैं। सप्तम भाव केंद्र भाव है, तटस्थ भाव है। जब केंद्र का स्वामी कोई नैसर्गिक पापी ग्रह होता है तो उसका पापत्व कम हो जाता है, उसकी अशुभता कम हो जाती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह शुभ फल करेगा, नहीं। अब यहाँ पर अशुभता ये छोड़ रहे हैं शनि जी, न्यूट्रल भाव के स्वामी होने से, तटस्थ भाव के स्वामी होने से अशुभता छोड़ रहे हैं। साथ में अष्टम भाव त्रिक भाव में सर्वाधिक बुरा भाव है, सर्वाधिक पापी भाव है। तो यहाँ पर शनि जी की मूल त्रिकोण राशि अष्टम में होने से तटस्थ प्लस अशुभ इक्वल टू शनि जी अशुभ फल ही करेंगे। पहला नियम क्यों? क्योंकि सप्तम भाव केंद्र है, केंद्र तटस्थ भाव होता है, अष्टम भाव त्रिक है, त्रिक बुरा होता है, अशुभ होता है। तो जब तटस्थ यानी कि सम प्लस अशुभ मिलेंगे तो अशुभ ही रिजल्ट आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज,
अष्टम भाव के जितने भी गुणधर्म स्वभाव होते हैं सब शनि जी में आ गए। मुसीबतें, असफलताएं, बाधाएं, रुकावटें, क्योंकि अष्टम में मूल त्रिकोण राशि और अष्टम का फल भी कर रहे हैं, ऊपर से लग्न इसके शत्रु भी हैं। अब समझिएगा, शनि जी नैसर्गिक रूप से पापी हैं, छठे, आठवें और 12वें भाव के कारक हैं, अर्थात छठे भाव से जिन जिन चीज़ों को देखते हैं, आठवें भाव से और 12वें भाव से उन अशुभ चीज़ों को ग्रहण किए रहते हैं अपने में। तो शनि एक नैसर्गिक पापी ग्रह होने से और तात्कालिक भी पाप प्रभाव देने से, कर्क लग्न कुंडली में लग्नेश का शत्रु भी होने से शनि जी यहाँ पर सबसे खराब फल करते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, जब कोई ग्रह स्वग्रही हो जाता है तब वह उस भाव से संबंधित आर्थिक दृष्टिकोण से बुरा फल नहीं करता है। इसको ध्यान में रख के प्रेडिक्शन करना। ऐसा नहीं कि शनि जी कर्क लग्न है, अशुभ हो गए तो हर चीज में शनि जी को आप बुरा फल करिए, ऐसा नहीं होता है। ज्योतिष के सभी नियम स्टेप बाय स्टेप आपको लगाने होते हैं। इस तरीके से प्रिय दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में भाव स्वामित्व के आधार पर लघु पाराशरी की विवेचना होती है। कौन सा ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर शुभता और अशुभ भाव का स्वामी होकर अपने अंदर अशुभता को रखता है। प्रिय दर्शकों, जब ये लग्न की सीरीज खत्म हो जाएगी, भाव की शुभता शुभता, फिर मैं ग्रहों का कारकत्व और भावों का कारकत्व बताऊंगा। इसके बाद मैं प्रत्येक लग्न कुंडली में प्रत्येक ग्रह कैसे अपने नैसर्गिक गुण धर्म और स्वभाव के अनुसार और भाव स्वामित्व के आधार पर कैसे तारतम्य स्थापित करके फलादेश करता है, मैं इसको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं मुझसे, तो मैं पंडित राघवेंद्र उपाध्याय प्रयागराज से मात्र 501 रुपये में आपकी संपूर्ण कुंडली की विवेचना करता हूं, तर्क और तथ्यों पर। आपके समय और आपके प्रश्न की कोई सीमा नहीं है। जब तक आपके प्रश्न नहीं समाप्त हो जाते, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक हम आपको तर्क और तथ्यों पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, आप कुंडली विवेचना के लिए हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक रहता है, आप वहां से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जय सिया राम जी की।